आइए आज एक ऐसी जबरदस्त केस स्टडी पर नजर डालते हैं जो किसी अंडरडॉग बिजनेस स्टोरी से कम नहीं है। एक छोटा सा आइडिया कैसे दुनिया भर के व्यापार का नक्शा बदल सकता है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं। सोच कर देखिए, एक 14 साल का लड़का जिसे ठीक से अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, वो सड़े हुए फलों और अपनी जेब में रखे सिर्फ $50 से एक ऐसा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है जिसने आगे चलकर बड़ी बड़ी सरकारों तक को गिरा दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असल कहानी है सैम ज़मराई की। 1877 में रूस के एक बेहद गरीब किसान परिवार में सैम का जन्म हुआ। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया। अब सर्वाइवल का सवाल था, तो घर के बचे खुचे पैसों से उसने सीधे अमेरिका की को वन वे टिकट खरीदी। सोचिए, एक 14 साल का अनाथ लड़का, अनजान देश, अनजान भाषा, ना जेब में पैसे, ना रहने का कोई ठिकाना, पूरा डेस्परेशन का माहौल। भाग 1, 14 साल का अप्रवासी लड़का। अमेरिका पहुंचकर सैम ने शुरुआत में छोटे मोटे वेयरहाउसेज में काम करना शुरू किया और यहीं से उसने बिजनेस की बारीकियों को समझना चालू किया। वो वेयरहाउस में फर्श साफ करने से लेकर डिलीवरी तक का हर काम करता था, और उसके अंदर एक खासियत थी, वो एक स्पंज की तरह था। हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुनता और अपने अंदर उतार लेता था। यहीं पर उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे समझ आ गया था कि झाड़ू लगाने से जिंदगी नहीं बदलने वाली। अगर सच में कुछ बड़ा करना है ना, तो वहां जाना पड़ेगा जहां असली पैसा है, जहां लाखों डॉलर्स का सामान रोज खरीदा और बेचा जाता है। और बस यही सोचकर वो निकल पड़ा अलाबामा के एक बेहद बिजी बंदरगाह की तरफ। भाग 2, कचरे में छिपी अपॉर्चुनिटी। बंदरगाह के उस शोर शराबे और अफरा तफरी के बीच सैम की तेज नजरों ने अपनी पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। उस वक्त यूनाइटेड फ्रूट कंपनी मार्केट की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। उनके सॉर्टिंग प्रोसेस को समझना यहां बहुत जरूरी है। पोर्ट पे हर तरफ बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, पर सैम की नज़र उस चीज़ पर थी जिसे सब इग्नोर कर रहे थे। होता क्या था कि हरे केले पूरे देश में प्रीमियम रेट्स पर बेचे जाते थे और थोड़े पके हुए पीले केले लोकल ट्रेडर्स को डिस्काउंट पर मिल जाते थे। लेकिन जिन केलों पर पकने की वजह से काले धब्बे पड़ जाते थे, उन्हें सीधा कचरा समझकर फेंक दिया जाता था। और पता है, ये रिजेक्ट किया गया स्टॉक कितना था? पूरे स्टॉक का करीब 15%। जो सबके लिए कचरा था, वो सैम के लिए लिटरली एक सोने की खान थी। अब यहां सैम ने एक ऐसी बाजी खेली जो सच में दिल दहला देने वाली थी। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो कि सिर्फ $50 थी, वो पूरी की पूरी इन फेंके जाने वाले धब्बेदार केलों को खरीदने में लगा दी। आज की डेट में देखा जाए तो ये अमाउंट करीब $5340 के बराबर है। अपना एक एक पैसा उसने सिर्फ इस एक आइडिया पर दांव पर लगा दिया कि वो इन रिजेक्टेड केलों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर बेच सकता है। भाग 3, समय के खिलाफ दौड़। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी अलग होती है। और अब सैम एक ऐसी परेशानी में फंसने वाला था जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। सैम ने धब्बेदार केलों को सस्ते में खरीदकर ट्रेन में लोड तो करवा दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ट्रेन बहुत धीमी चल रही थी। ट्रैक क्लियरेंस के इंतजार में ट्रेन बिना वजह रुक रही थी और वक्त तेजी से निकल रहा था। उसका खरीदा हुआ पूरा स्टॉक उसकी आंखों के सामने ही सड़ रहा था। कुछ ही घंटों की देरी से सब कुछ खराब हो सकता था। अगर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतजार करता तो एक भी केला नहीं बचता। इस हाई स्टेक्स सिचुएशन में, जहां जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगी है, अब सैम क्या करेगा? और यहीं से आता है उसका मास्टर स्ट्रोक। सैम ने अपना दिमाग लगाया और एक गजब का जुगाड़ निकाला। वो रास्ते में ही चलती ट्रेन से एक स्टेशन पर उतरा और सीधे टेलीग्राफ ऑपरेटर के पास गया। उसने आगे आने वाले हर एक स्टेशन के लोकल मर्चेंट्स, ग्रोसरी स्टोर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को मैसेज भिजवाना शुरू कर दिया कि सस्ते केलों की एक जबरदस्त खेप उनकी तरफ आ रही है। सोचकर देखिए, ट्रेन के पहुंचने से पहले ही उसने टेलीग्राफ का इस्तेमाल करके पूरे रास्ते में खरीदारों की एक लहर पैदा कर दी। और नतीजा क्या निकला? जब ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंची तो सैम की जेब में $190 थे। उसे सीधा सीधा भारी प्रॉफिट हुआ। ये सिर्फ थोड़े बहुत पैसे नहीं थे, ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से काम कर रहा था। उसने मार्केट में एक ऐसा गैप ढूंढ निकाला था जिसे बड़े बड़े दिग्गज तक देखने में नाकाम रहे थे। भाग 4, एक दिग्गज के साथ सीधी टक्कर। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना तेजी से आगे बढ़ता है तो इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों की नज़र उस पर पड़ ही जाती है। ये एक तरह का डेविड बनाम गोलियत का मुकाबला था। 1903 आते आते सैम अपनी इस स्ट्रैटेजी को हर रोज रिपीट करने लगा था, जिससे उसका बिजनेस लाखों करोड़ों में पहुंच गया।
एक तरफ थी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो अपने विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए प्रीमियम हरे केले हाई मार्जिन पर बेच रही थी, और दूसरी तरफ था हमारा सैम, जो रिजेक्ट किए गए केलों से लो एंड मार्केट में बहुत तेजी से सेल्स कर रहा था। सैम की वजह से मार्केट में इतने सस्ते केले आ गए थे कि यूनाइटेड फ्रूट के महंगे केलों की डिमांड पर साफ असर दिखने लगा था। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी जैसी विशाल कॉर्पोरेट जायंट शांत बैठने वालों में से थोड़ी ना थी। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल शुरू किया। सैम के शिपमेंट्स में जानबूझकर देरी की जाने लगी। उसके ऑर्डर्स को आधा अधूरा भेजा जाने लगा। यहां तक कि कंपनी ने सैम के प्रॉफिट मार्जिन को तबाह करने के लिए खुद ही मार्केट से भी कम दाम में केले डंप करना शुरू कर दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, इस नए ट्रेडर को मार्केट से पूरी तरह उखाड़ फेंकना। भाग 5, जोखिम और एक नया साम्राज्य। पर सैम पीछे हटने वालों में से कहाँ था। उसने तय किया कि अब टाइम आ गया है पूरा कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेने का। सैम ने वर्टिकल इंटीग्रेशन का रास्ता अपनाया, यानी बिचौलियों का पत्ता साफ करके सीधा खुद इंपोर्ट करना। पर उसका काम करने का तरीका बाकी एग्जीक्यूटिव से बहुत अलग था। वो किसी एसी बोर्डरूम में बैठकर सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं पढ़ता था। वो सीधा सेंट्रल अमेरिका के खतरनाक जंगलों में निकल गया। वहां उसने स्थानीय लोगों से नेगोशिएशन की, उपजाऊ जमीनें खरीदी और अपने खुद के जहाज तक ले लिए। मच्छरों, जहरीले सांपों और मलेरिया के बीच वो खुद मजदूरों के साथ खेतों में पसीना बहाता था। इसी ग्राउंड रियलिटी ने उसे दूसरों से मीलों आगे कर दिया था। पर इस कहानी का सबसे बड़ा झटका तो अब आने वाला है। सैम के इस नए बिजनेस के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, और जरा सोचिए उस पर किसने इन्वेस्ट किया? उसकी सबसे बड़ी राइवल यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने। उन्हें सैम के इस नए वेंचर का 10% हिस्सा मिला। इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम और एक छोटे ट्रेडर के बीच यह सच में एक बेहद अजीब पार्टनरशिप थी। लेकिन सैम की सोच कहीं आगे की थी। उसे अपनी जमीनें तेजी से बढ़ानी थी, पर उसका पार्टनर इसके लिए तैयार नहीं था। तभी सैम ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दांव खेला। उसने अंडरवर्ल्ड की तरफ रुख किया और 50% तक के भारी भरकम ब्याज पर पैसा उठाया, ताकि वो उन शेयर्स को खरीदकर अपने पार्टनर को कंपनी से पूरी तरह बाहर कर सके। उसने अपना सब कुछ, अपनी पूरी कंपनी, अपना भविष्य इसी एक डिसीजन पर दांव पर लगा दिया था। अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या ये भारी भरकम दांव सैम के लिए एक विशाल और स्थायी एम्पायर की नींव रखेगा, या फिर अंडरवर्ल्ड का कर्जा और उसकी अपनी ही महत्वाकांक्षा उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगी? क्योंकि आगे चलकर सस्ते और रिजेक्टेड केले बेचने का ये साधारण सा बिजनेस जियोपॉलिटिक्स, तानाशाही और सरकारों का तख्ता पलट करने वाली एक बेहद डार्क और खतरनाक दुनिया में बदलने वाला है। इस केस स्टडी के अगले भाग में ये देखना वाकई रोमांचक होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।